रुक करेंगे 100 खबरें फटाफट की ओर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के 100 दिन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 28 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिवराज कैबिनेट के विस्तार में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा साफ दिखाई दिया। दरअसल शिवराज कैबिनेट में सिंधिया खेमे से 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जिसमें से 20 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 8 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में सिंधिया समर्थकों के दबदबे से नाखुश हैं। दरअसल सीएम शिवराज चौहान ने कहा था कि मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैंक कोविड-19 के रोगियों के लिए बहुत बड़ी मदद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि कौन, कहां और किस तरह से प्लाज्मा दान कर सकता है। उन्होंने इसके लिए टोल फ्री नंबर 1031 और व्हाट्सएप नंबर 8800007722 जारी किया है और लोगों को प्लाज्मा दान करने की भी अपील की है। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा रद्द हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर जाने वाले थे। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को कई 12 घंटे की कोर कमांडरों की बातचीत से कोई भी रास्ता नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक चीन 22 जून की बैठक में भी चरणबद्ध तरीके से सरहद से हटने को तैयार हो गया था, लेकिन 8 दिन के बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वहीं चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश 15 जून जैसी खूनी भिड़ंत फिर ना हो, इसके लिए सहमत हुए। भारत लगातार चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटके दे रहा है। इसी कड़ी में अब भारत सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की भी तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी। नितिन गडकरी ने बताया कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में भी काम नहीं करने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसके पहले रेलवे के कई ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था। चीन के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया है। अब दोबारा से नया टेंडर जारी किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने चीन की कंपनियों से सामान न खरीदने का निर्देश दिया था। अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे। गौरतलब है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल पर सबसे ज्यादा चीनी प्रोडक्ट्स खरीदने का आरोप लगा था। कोरोना संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी लड़ाई और भी तेज हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी स्ट्रीट स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसे खुद पर हमला बताया। प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा के तहत लोधी एस्टेट में सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि एसपीजी सुरक्षा नहीं होने पर उन्हें बंगला खाली करना होगा। अगर प्रियंका गांधी 1 अगस्त तक बंगला खाली नहीं करेंगी तो उन्हें अतिरिक्त किराया देना होगा। आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था। तब उनके पास एसपीजी की सुरक्षा थी, लेकिन Z+ सुरक्षा में सरकारी बंगला नहीं मिलता। अब प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में शिफ्ट हो सकती हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारियों में जुट रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र सरकार और यूपी सरकार पर निशाना साध रही हैं और इसी वजह से मोदी सरकार ने बदले की भावना से यह फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह एक ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्रीय खाद्य मंत्री पासवान ने यह भी कहा कि इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2021 से पहले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू किया जाए। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। 5,19,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60,34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में कोरोना के 52,000 नए मामले दर्ज किए गए और अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 26 लाख को पार कर गया। अमेरिका के टेक्सास, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा सहित 14 प्रांतों में कोरोना के मामले जून महीने में दोगुने हो गए। अमेरिका में कोरोना वायरस से 7,29,994 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,28,000 को पार कर गई। बुधवार को देश में कोरोना संक्रमण के 19,428 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से 24 घंटों में 438 मरीजों की मौत हो गई। 12,057 लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले 6,05,000 को पार कर चुके हैं और अब तक 17,850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2,27,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 1,80,000 के पार कर गया और 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस की संख्या 79,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 2,442 नए केस मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले 89,800 के पार हो गए। इसमें से 2,800 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हरियाणा में 260 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 15,201 को पार कर गए हैं। आपको बता दें कि 4,414 केस अभी भी एक्टिव हैं और 10,500 से ज्यादा मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 979 तक पहुंच गया। फिलहाल कोरोना के 341 मामले एक्टिव हैं। अब तक कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पंजाब में अब तक 5,567 से ज्यादा लोगों में कोरोना के केस मिले हैं। 149 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,529 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 3,980 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तमिलनाडु में करीब 94,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। 1,260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 39,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। राजस्थान में मामले 18,400 को पार कर गए। 425 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 3,300 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 1,868 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 7,400 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 24,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के 13,800 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 2,600 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 580 को पार कर गया। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 24,000 से ज्यादा मामले मिले। 717 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 6,700 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। 16,600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में 10,395 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2,500 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 61 नए केस मिले हैं। नए मामलों के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,000 को पार कर गई। 4,079 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 1,353 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। सोनीपत में कोरोना के 131 नए मामले मिले हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,339 हुई। 831 लोग ठीक हो चुके हैं। 490 मरीजों का इलाज जारी है। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 3,898 तक पहुंच गई है। जिले में 1,237 कोरोना केस अभी एक्टिव हैं। 2,581 लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। करनाल जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 325 तक पहुंच गया। एक्टिव केसेस की संख्या 108 है, जबकि 211 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कैथल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 106 तक पहुंच गई है। 52 केस अभी एक्टिव है। 54 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सचिवालय में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक ली है। आपको बता दें कि इस बैठक में बोर्ड के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।
बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचकुला जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा भी मौजूद रहे। हरियाणा पीटीआई भर्ती मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। डीएसपी शरीफ सिंह की शिकायत पर एचएसएससी के तत्कालीन चेयरमैन और सदस्यों पर पंचकुला में एफआईआर दर्ज की गई। एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन नंदलाल पूनिया और सदस्यों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया कि अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए चयन मानदंडों में बार-बार से बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 में पीटीआई भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से पूरे राज्य में बर्खास्त शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2010 में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की गई थी। भर्ती के दौरान टेस्ट होना था, लेकिन कुछ शिक्षकों का टेस्ट ही नहीं लिया गया। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने यमुना के साथ लगते इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के निदेशक, जिला उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रतनलाल कटारिया ने बताया कि यमुना में आ रहे गंदे पानी को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने छठ पूजा के लिए भी घाट तैयार किए जाने की योजना की है। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि गठबंधन सरकार बिजली, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने यह भी कहा कि कल होने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कर्मचारी महासंघ हिस्सा लेगा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर रोजगार छीनने की कोशिश हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पानीपत में सब्जी मंडी को शिफ्ट करने को लेकर आरटी एसोसिएशन ने जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान से मुलाकात की। पुरानी सब्जी मंडी को अनाज मंडी में बनाई गई नई सब्जी मंडी में शिफ्ट करने की मांग की। आरटीओ ने कहा कि सनौली रोड पर बनी हुई पुरानी सब्जी मंडी में जगह कम होने की वजह से कोरोना फैलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। जल्द से जल्द सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाए। मंडी को शिफ्ट करने की मांग पर जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने आरटीओ को आश्वस्त किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। फरीदाबाद में कोविड-19 से बचाव के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कोरोना बचाव जागरूकता रथ शुरू किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करेंगे, उनसे बचाव के नियमों के बारे में भी बताएंगे। रोहतक के गांव बलियाना में पूर्व सरपंच के भाई की हत्या मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी आ रही है कि 13 जून को पूर्व सरपंच के भाई सतपाल की हत्या कर दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान पहरा देने के कारण मृतक सतपाल के साथ कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश के चलते 3 बदमाशों ने उसको गोली मार दी। आज पुलिस ने मुख्य आरोपी नवीन को यूपी से अवैध पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हायर एजुकेशन के तहत आने वाली सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान छात्रों की ई लर्निंग जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी संस्थान में आना होगा। हरियाणा सरकार ने स्कूलों की छुट्टी को लेकर लिए गए फैसले में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए कहा कि छुट्टियों के दौरान भी छात्रों के लिए डिस्टेंस लर्निंग के कार्यक्रम जारी रहेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रों की पढ़ाई को स्टे एट होम, स्टडी एट होम के तहत जारी रखा जाएगा। सभी स्कूलों के प्राचार्यों को कार्यक्रम की पर्यवेक्षण रिपोर्ट तैयार करके निदेशालय को भेजनी होगी। भारत सरकार की तरफ से चीन की 59 ऐप्स को बंद किए जाने को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। आम लोगों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। लोगों ने माना कि सरकार का फैसला देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। गोहाना में बड़ौदा की बुटाना पुलिस चौकी के 2 पुलिसकर्मियों की सोमवार को गश्त के दौरान हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने मौत से पहले ही आरोपियों की गाड़ी का नंबर अपने हाथ पर नोट कर लिया था, जिसके बाद पुलिस के हाथ आरोपियों के गले तक पहुंचे।
दरअसल आपको बता दें कि पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे, जहां पर उन्होंने कुछ युवकों को शराब पीने से रोका तो आरोपियों ने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करके बाकी आरोपियों की तलाश कर रही। वाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने पुलिस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की तारीफ की। हालांकि उन्होंने साथ ही पुलिस पर सवालिया निशान भी उठाए। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने जनता को राहत देने की मांग की। भिवानी में 1983 बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने हरियाणा के खेल मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान कई ग्राम पंचायतों, कर्मचारी संगठनों और विपक्षी दलों ने शिक्षकों को अपना समर्थन दिया। नौकरी बहाली की मांगों को लेकर चरखी दादरी में बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बड़ी आंदोलन की भी चेतावनी दी। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पानीपत के भापरा रोड पर बना डंपिंग ग्राउंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हवा के जरिए कूड़ा पास के खेतों में जाने से किसानों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोगों का कहना है कि प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं। सिरसा की फैशन कैंप गली में बच्चों के कपड़ों के शोरूम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही दुकान में पड़ा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पड़ोस में बने हुए शोरूम तक आग नहीं पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कोरोना काल के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया गया है और इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने हिस्सा लिया। सोनीपत में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई। देर रात आरती की दुकान पर 11 लाख रुपए की चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर सिटी सेक्टर 15 पार्ट 2 में एक निर्माणाधीन इमारत में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों ही मजदूर नोएडा से गुरुग्राम काम करने के लिए आए थे। जैसे ही दोनों ने काम शुरू किया, इमारत में पहले से ही बिछी बिजली की तारों में करंट आ गया और दोनों करंट की चपेट में आ गए। अमृतसर के इस्माइलाबाद में गली लाइट को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हुआ, जिसमें से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कैंची से हमला किया। एक शख्स घायल हुआ। इस दौरान बीच बचाव में एक महिला भी घायल हो गई। अमृतसर के एसपी दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में किसानों को धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने निजीकरण और तेल की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध किया है। पिछले प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। रामपुर में कोरोना से निपटने के लिए भूमिगत जल विद्युत परियोजना यानी कि नाथपा झाकड़ी सरकार की मदद कर रहा है। दरअसल अपने परिसर में क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें सैकड़ों संक्रमित लोगों को क्वारंटीन किया गया। नूरपुर की मिलक पंचायत में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। छठा गांव से हरिजन बस्ती में एक सड़क का अक्टूबर 2018 में भूमि पूजन किया गया था, लेकिन सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे यहां के लोग नाराज हैं। रोटरी क्लब द्वारा हमीरपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को क्लब के नवनियुक्त प्रधान रवि शर्मा ने संबोधित किया। जुलाई 2020 से जून 2021 तक किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी मीडिया से साझा की। नवनियुक्त प्रधान रवि शर्मा ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए नवनिर्वाचित सदस्य की नई टीम के साथ ये क्लब नए मानदंड स्थापित करने का प्रयास करेगा। रवि शर्मा ने यह भी कहा कि दुरुस्त क्षेत्र गुब्बर की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुब्बर में एक्सरे मशीन को स्थापित किया जाएगा। रोटरी हेल्पलाइन और वेबसाइट प्रारंभ करने की भी योजना है। चंबा जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी लैब में विभाग में स्वास्थ्य जांच के लिए किए जाने वाले अधिकतर टेस्ट अब चंबा मेडिकल कॉलेज में ही किए जाएंगे। इससे पहले बहुत से ऐसे टेस्ट थे जो या तो आईजीएमसी शिमला या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे, जिनके लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब चंबा हॉस्पिटल में भी डॉक्टर तैनात कर दिए गए। हालांकि चंबा मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग मशीन पहले से ही थी, लेकिन इन्हें संचालित करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर्स की तैनाती के बाद लोगों को यहां पर सुविधा मिल पाएगी। कुल्लू जिले में टमाटर की फसल पर ब्लाइट रोग ने हमला कर दिया है। बीमारी से टमाटर के पौधों में काले धब्बे पड़ गए।
सिरमौर में डाइट बदलने से मरीजों की रिकवरी में सुधार हो रहा है। कोरोना मरीज पहले के मुकाबले जल्दी ठीक हो रहे हैं। पहले 25 दिन में 2 मरीज ठीक हुए थे, लेकिन अब 10 से 15 दिनों में मरीजों की हालत में सुधार देखा जा रहा है। पांवटा साहिब में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी।